लखनऊ की हिस्ट्री को हमने इंटरटेनमेंट बना दिया है। और इंटरटेनमेंट भी क्या, मतलब उसको टाइम पास जैसी हिस्ट्री बनाई और ऐसा माहौल कर दिया पूरे देश में कि यहाँ की जो टाइम पास जानकारियाँ हैं वही लोग पूछते हैं। गालिब ने कहा था कि एक तुम ही नहीं हो रिश्ता के माहिर गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में मीर हुआ करता था। तो जो गालिब किसी को कुछ नहीं समझता था वो मीर के लिए इतना बड़ा बात कहता है। लेकिन अब उनकी कब्र कहाँ है तो आदमी चौंकेगा, अच्छा मीर की कब्र लखनऊ में है, तो लखनऊ में किस जगह है? हाँ, ये हमारे नवलकांत सिन्हा जी की पुस्तक है गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं। इसमें एक चीज़ जो आपने जिक्र की, बड़ा गजब नाम मुझे लगा, जंगलू और मंगलू। हाँ, जंगलू और मंगलू। इसका क्या किस्सा है? बड़ा मुझे गजब नाम लगा इसका, थोड़ा सा किस्सा। मंगलू तो सादत अली खां थे और जंगलू उनके भाई थे। नमस्कार, मैं पुष्कर मिश्रा आप सभी का पुष्कर मिश्रा टॉक शो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिनके समक्ष मैं बैठ के अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज तक उन्होंने लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, पत्रकारिता जगत में एक मुकाम बनाया है और एक पहचान बनाई है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप सभी को परिचय कराना चाहूँगा नवलकांत सिन्हा सर से, जो कि बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं लखनऊ शहर में, और पूरे देश में इनका नाम पहचान का मोहताज नहीं रखता। साथ ही साथ में लखनऊ के राजा टिकैत राय के ऊपर इन्होंने एक बुक भी लिखी है जो कि बहुत ही चर्चा में रही, जिसके बारे में भी आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है पुष्कर मिश्रा टॉक शो में, एंड थैंक यू कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। शुक्रिया पुष्कर जी कि आपने इस नाचीज़ को अपने टॉक शो में बुलाया, और इतना शानदार स्टूडियो है आपका और इतना अच्छा माहौल है कि मुझको लगता है कि मुझे बहुत आनंद आएगा आपसे बात करने में। ये सर आपका बड़प्पन है कि आप नाचीज़ कह रहे हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जो सादगी है और आपका जो कह सकते हैं सहजता है, वो मुझे एक लाइन कहने पे बाध्य कर रही है, और वो आपके ऊपर पूरी तरीके से फलीभूत होती है। इवन कह सकते हैं कि आपको ही कॉम्प्लीमेंट करती है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, ना पाँछी को छाया दे फल लागे ती दूर। तो मैं कह सकता हूँ इस बात को आपने पूरी तरीके से डिनाई किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ लोग कुछ पा लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है सब कुछ उनको मिल गया, लेकिन आपने सब कुछ पाके जो सहजता अपने अंदर कायम रखी है वो काबिल तारीफ है सर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं लर्नर हूँ और मुझको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ और अपने सीखने के क्रम को आगे जारी रखूँगा। आपने गुमनाम हिंदू राजा टिकैत राय का जिक्र किया तो मेरी और इच्छा भी, इससे पहले एक किताब मेरी और आ चुकी है 2006 में, मौत माफिया और सियासत। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे वो किताब थी, और कैसे उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन को सपोर्ट करने लगे। उसके बाद वो किस तरह से उनको लगा कि नहीं, हम जब चुनाव जिता सकते हैं तो क्यों नहीं जीत सकते, फिर वो पॉलिटिक्स में आने लगे। तो इसको लेके मैंने किताब लिखी थी। उसके बाद काफ़ी दिन से टल रहा था टिकैत राय पे, मेरा इच्छा थी लिखने की, तो ईश्वर का। जैसे आपने आपकी पुस्तक में लिखा कि सबसे पहला जो राजा शायद जिसके बारे में आपने सुना, आपने वर्ड यूज़ किया, शायद आपने जिनके बारे में सुना वो टिकैत राय थे। आपका ननिहाल टिकैत राय पे था, और ये बड़े सारे लोगों की इंस्पिरेशन बन सकती है ये पुस्तक कि कहीं ना कहीं वो उनका ननिहाल हो या ददिहाल हो या वो घूमने जाते हों। तो अमूमन लोग जानते हैं कि मैं जयपुर गया या मैं दिल्ली गया या लखनऊ या अन्य बहुत सारी जगहों पे लोग घूमने जाते हैं, लेकिन कभी उनके अंदर किताब लिखने का वो जज्बा नहीं जागृत होता। आपने टिकैत राय को चुना अपनी पुस्तक के लिए, इसका क्या मुख्य कारण रहा आपके लिए? मुझको लगा कि एक तो टिकैत राय एक ऐसे कैरेक्टर थे कि मैंने बचपन में कोई पहला नाम सुना होगा किसी बड़े आदमी का तो वो टिकैत राय रहूँगी, किसी हिस्टोरिकल आदमी का। तो चूँकि वहाँ टिकैतगंज में जाता ही था
थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक बच्चा पूछ लेता है कि अरे वो नानी राजाजीपुरम में टीकेटी तो लैंडमार्क है। तो वो ये टिकैत राय कौन थे, तो कहीं कोई बड़े बड़े आदमी थे और हमारा भी कोई इसमें रुचि नहीं थी। बाद में जब बड़े हुए तो मुझको लगा कि नहीं, टिकैत राय के बारे में मुझको पता करना चाहिए। और भी जगह कुछ चीज़ें पता चली तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, तो उनको भी बहुत खास टिकैत राय के बारे में नहीं पता था। इतना पता था कि आसिफउद्दौला के वजीर हुआ करते थे। तो मेरे पिताजी उर्दू के भी बहुत अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने तमाम किताबें देखी और फिर टिकैत राय के बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताया। तो एक ब्रीफ मुझे टिकैत राय की मिल गई थी, लेकिन टिकैत राय पे 200 पेज की किताब लिख देना, ये इतना तो कंटेंट भी नहीं था। 2-4-5 अगर टिकैत राय को उस समय जितना मैंने समझा था तो लिखता तो 2-4-5 पेज पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उस पर फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझको लगा कि लखनऊ पे जो लिखा गया है उसको सीरियसली लिखा ही नहीं गया। लखनऊ की हिस्ट्री को हमने इंटरटेनमेंट बना दिया है। और इंटरटेनमेंट भी क्या, मतलब उसको टाइम पास जैसी हिस्ट्री बनाई और ऐसा माहौल कर दिया पूरे देश में कि यहाँ की जो टाइम पास जानकारियाँ हैं वही लोग पूछते हैं। वही खाली कबाब की बात हो जाएगी, या कभी आपसे पूछूं कि लखनऊ के किन किन को जानते हैं तो मैं बहुत सारे नाम पूछूंगा, आप नहीं जानते होंगे। अब टिकैत राय तो ऑब्वियसली नहीं जानते थे लोग, लेकिन यहाँ के तवाइफों तक को जानते थे कि आप उमराव जान पूरे देश में किसी को पूछ लीजिए तो उमराव जान को जानता है। फिल्म बनी और फिल्म नहीं 2-2 फिल्में बन गई। तो कुछ खोया हुआ इतिहास था। कई लोग ने मुझसे कहा कि नहीं, आप लखनऊ की हिस्ट्री में एक चूंकि माहौल बदला है, अब हिंदू कैरेक्टर ढूंढ के लाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस शहर के लिए जो शिया नवाब थे उन्होंने बहुत काम किया। और शिया नवाबों की बात छोड़िए या टिकैत राय को भी छोड़िए, मीर तकी मीर तो बहुत बड़ा शायरी नाम है ना, जिसमें गालिब ने कहा था कि एक तुम ही नहीं हो रिख्ता के माहिर गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में मीर हुआ करता था। तो जो गालिब किसी को कुछ नहीं समझता था वो मीर के लिए इतना बड़ा बात कहता है। तो मीर जीवन के अपने जो अंतिम 28 साल हैं मीर ने लखनऊ में काटे। तो हिंदू मुस्लिम की बात अलग है, अगर आप करें खाली मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो मिर को क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, हिंदू मुस्लिम तो आज़ादी के बाद शुरू हुआ, उससे पहले तो सब भारतीय थे। हाँ, सब भारतीय। तो मीर को क्यों छोड़ दिया? आप सोचिए कि मीर यहीं पे आए, यहीं पे 28 साल रहे, यहाँ पे ही वो मर गए, लेकिन अब उनकी कब्र कहाँ है? तो आदमी चौंकेगा, अच्छा मीर की कब्र लखनऊ में है, तो लखनऊ में किस जगह है? तो मैं बताऊं कि मीर की कब्र लखनऊ में कहीं नहीं है। बस इतना लोगों को पता है कि मीर कहाँ जहाँ दफनाया गया था वो इलाका आज की डेट में सिटी स्टेशन का इलाका है ना। वहाँ एक पहलवान का अखाड़ा होता था, उसके पास ही मीर की कब्र हुआ करती थी। तो अब वो ना अखाड़ा है ना मीर की कब्र है। और आप सोचिए कि मीर की कब्र का क्या हुआ, कि जैसे कल्पना कीजिए तो ये उसी तरह से है कि पहले कहीं कब्र रही होगी, फिर अंग्रेजों ने पटरियां बिछवाई, उन पटरियों के बीच में वो कब्र रही होगी और उसके बाद धीमे धीमे वो भी लापता हो गए। एक आपके पुस्तक में एक बड़ी कमाल की चीज लिखी जो बड़े सारे लोगों को प्रेरणा दे सकती है, आजकल के खासतौर से यूथ को। आपने लिखा कि मेरे पिता के सिन्हा गुरु साथ में। तो पिता भी और गुरु भी, जो कि आज के समय में दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पिता को गुरु का दर्जा देते होंगे। तो कुछ अपने पिताजी के बारे में सर मुझे जानने में रुचि है। देखिए, पत्रकारिता के गुरु आप कहेंगे तो मेरे गुरु स्वर्गीय गुरुदेव नारायण जी थे, जिन्होंने मुझको थोड़ी बहुत जो पत्रकारिता मैं जानता हूँ उसकी नींव गुरुदेव नारायण जी ने रखी। मैं जब पत्रकारिता की शुरुआत किया था तो स्वतंत्र भारत में गया था और गुरुदेव जी के अंडर में काम किया था। और आज देश के कई बड़े पत्रकार हैं, जिसमें राजकुमार सिंह भी हैं। हम सब लोग जो है गुरुदेव नारायण जी की वजह बने। लेकिन पिता एक ऐसा व्यक्ति, मेरे पिता भी पत्रकार थे, पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया,
बहुत कुछ, यानी कि जो मतलब जिंदगी का जो गुरु आप कह सकते हैं कि मेरे पिता थे, और उन्होंने पत्रकारिता में भी मुझको काफी गाइड किया, काफी आगे बढ़ाया। आपका पत्रकारिता जगत में आने की जो प्रेरणा है वो आपके घर से, आपके पिता के जरिए ही यानी कि आपने प्राप्त की? हाँ, ये सच्चाई है कि मैंने बहुत छोटे उम्र में ही मेरा लक्ष्य था कि मैं पत्रकार बनूंगा, और वही मैं अंततः बना। अच्छा, चलिए हम लोग बड़ी एक कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि मैं भी पिछले 25 वर्षों से लखनऊ में रह रहा हूँ, और आपने कहा कि मैंने वो लखनऊ देखा है जब टिकैत राय इंड माना जाता था लखनऊ का। तो यानी कि आपने तो लखनऊ में वो कच्ची सड़कें भी देखी होंगी, वो टांगे भी देखी होंगी। जिस इलाके में आप बैठे हैं, ये तो इलाके की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कोई इधर आएगा। हाँ जी। मैं आपको बताऊं कि एचएल जो है, हाँ। वो अंतिम जगह हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे, लेकिन एचएल अंतिम जगह वो एक फैक्ट्री थी, हाँ, है ना, वो शहर से दूर थी, है ना। जो इलाका था निषादगंज तक ही था, उसके बाद बादशाह नगर में कॉलोनी बनी थी सरकारी, तो वहां तक भी रात में लोग आने में डरते थे, वो कहते थे कितनी दूर कहाँ जाओगे। अच्छा, उस लखनऊ में और आज के लखनऊ में आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत बड़ा अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर हर तरह से है। जियोग्राफिकल तो बहुत बड़ा लखनऊ हो गया है, समाज के तौर पे भी लखनऊ बहुत बदला है। बात जैसे पहले एक गाना था, ए शहरे लखनऊ मेरा सलाम ले तेजा, तो देखिए ये जो सलाम लेते जो आप कह रहे हैं ना, ये लखनऊ में आज भी जिंदा है। अच्छा। और यहाँ जो लखनऊ का जो बेसिक आदमी है, लखनऊ में असल में जब लखनऊ बढ़ा तो रोजगार के अवसर भी बढ़े, और बाहर से लोग आने लगे। पहले पूर्वांचल से लोग आए, है ना, उन्होंने एक अलग ट्रेंड दिया लखनऊ के। उसके बाद जब कॉरपोरेट आए तो बेंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, पुणे से वो एक अलग कल्चर वाले लोग आए। जो उस जमाने की जो कोई ऐसी बात मुझे बताइए जो आपको बड़ी आज भी बड़ी कहते हैं ना स्मृति में आपकी हमेशा जिंदा रहती हो। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं कभी कभी खुद पे भी सोचता हूँ कि आज मेरे शरीर की जरूरत है कि मैं साइकिल से चलूं, है ना, और मैं साइकिल से नहीं चलता हूँ। और वो शहर मेरे जो टिकैत राय कॉलोनी से लेके पेपर मिल कॉलोनी जो है निषादगंज के पास, तो पेपर मिल कॉलोनी में मेरे मामा साइकिल चलाते टिकैतगंज से आते थे, और मुझको साइकिल पे बैठा के मुझको आगे जो डंडा होता है उसमें बैठा देते, पीछे मेरी बहन को बैठा लेते थे, और हम लोग को लेके टिकैतगंज तक चले जाते थे। पैर में हम लोग के जो झुंझुनी चढ़ जाती बीच में उतरवाते थे, कहीं लस्सी पिला देते थे, और घर लेके जाते थे। फिर घर के पास कोई भी सस्ती सस्ती खाने की चीजें मिल जाती थी, तो वो आनंद जो था अभावों का या मोहब्बत का, वो आनंद आपके पास नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज आपको मिलने लगी है कि जो आपको जो स्वाद था, स्वाद ग्रंथियां हम लोग की खराब हो चुकी हैं, और इसमें हम लोग ने कई नुकसान किए हैं। एक तो आर्थिक खर्चे हम लोग गलत बढ़ा लिए हैं, नुकसान करने की चीजें खाने लगे हैं। दूसरी चीज की सेहत को मेंटेन रखने की जो चीजें होनी चाहिए, वो जो मामा के साथ साइकिल पे बैठने का, जो बैठ के चलने का सफर रहा है, वो आपको आपके जिंदगी में सबसे स्वर्णिम टाइम में से हाँ, जीवन टाइम के याद, जीवन के जितनी भी स्वर्णिम चीजें हैं उनमें से एक इस तरह के भी अनुभव केवल मामा के संग नहीं, और भी टाइम की साइकिल भी आज के समय की मर्सिडीज थी। हाँ, जैसे कि साइकिल क्या मतलब, आप सोचिए कि मैं जो साइकिल चलाया, वो आज के बच्चे तो उनसे कहो कि मैंने कैंची चलाई है तो कहीं कैंची होती, क्योंकि अब तो बच्चों को, मेरे बच्चों को भी छोटी साइकिल मिलनी शुरू हो गई, छोटी छोटी साइकिलें थी। तो हम लोग तो वही 22 इंच 24 इंच वाली साइकिल थी, उसको वहां से साइकिल चलाना सीखा। और उस समय किराए पे भी साइकिल मिलती थी, 10 पैसे किराए पे, तो आदमी जो वो साइकिल से चक्कर भी लगा लेता था, तो वो बहुत आनंद करने की चीज होती थी। तो ये तो बदलते बदलते दुनिया बहुत सारी बदली, अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन कुछ खूबियां खोई भी हैं। और ये केवल लखनऊ की बात नहीं, ये हर शहर में हुआ है। लेकिन लखनऊ का जो विस्तार है, मुझको लगता है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो पूरी दुनिया में जानी जाती है, वो यहाँ की तहजीब है। तो मुझको लगता है इस तहजीब को नहीं बनने देना चाहिए, उस तहजीब को बचाए रखने के लिए हम सबसे जो करते बने करना चाहिए लखनऊ के लिए जी, खास तौर से,
क्योंकि पहले आप वाली जो परंपरा है वो परंपरा जो है वो जारी रहनी चाहिए। चलिए, इसी क्रम में एक चीज़ मैं आपसे और पूछता हूँ कि आपने आपके प्रोफाइल में लिखा है खुश रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए और अम्मा परेशानियों को कहिए अम्मा जाने दो। अम्मा जाने दो। ये तो अम्मा जाने दो टैगलाइन एक मेरा फलसफा है। ये जैसे होता ना कि किसी ने कुछ कह दिया तो अरे छोड़ो अम्मा जाने दो, अम्मा हो गया जाने दो, अम्मा छोड़ो जाने दो। ये पता, ये आज के समय में जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो आपने लिखा है कि परेशानियों को कहिए अम्मा जाने दो। और अमूमन क्या होता है कि लोग परेशानियों को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ये थॉट कैसे आया? परेशानियों को भी पकड़ के बैठ जाए, हम भी बैठ जाएंगे। परेशानी आएगी तो तनाव होता ही, किसी को भी होता है। लेकिन उस परेशानियों को पकड़ के बैठने से आपको कुछ हासिल नहीं होना है। तो पहली बात तो उन परेशानियों को हमको कम करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम छोटी छोटी बात पे ईगो बना लेते हैं, है ना। जैसे आपने मुझको कुछ कह दिया या कुछ मुझ पे व्यंग कर दिया, तो मेरे पास दो रास्ते हैं, है ना। कि या तो मैं कहूँ कि अरे हो गया छोड़ो जाने दो, है ना। और दूसरी बात ये है कि यार मुझको कैसे कह दिया है। तो ये मुझको जो कैसे कह दिया, अगर इसको आप अपने जीवन से हटा देंगे तो आगे निकल जाएंगे। मुझे लगता है कि मतलब मेरा जो अनुभव है आपके सामने उतना बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुभव है मुझे लगता है कि जो लोग माफ़ करना जानते हैं, जो लोग छोड़ना जानते हैं, लीव इट करना जानते हैं, वो लोगों के दोस्त बहुत होते होंगे। देखिए, दोस्ती एक अलग चीज़ है। बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनके बहुत दोस्त नहीं होते हैं, बहुत बुरे लोग होते हैं जिनके बहुत दोस्त होते हैं। दोस्ती तो एक आचार व्यवहार संस्कार पर निर्भर करती है। आपके बुरे तरीकों की भी दोस्ती हो सकती है, अच्छे तरीकों की दोस्ती हो सकती है। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा गुमसुम रहते हैं, सबसे बातचीत ज़्यादा कम करते, तो उनके दोस्त कम होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमेशा अच्छे लोगों को तलाशते रहिए, उनसे कुछ सीखते रहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, हमारे एक मित्र हैं गौरव शर्मा और देशबंधु शर्मा, राज गौरव और देशबंधु दोनों का नाम है। तो उनके पिताजी विमल शर्मा कल्याणम करोती एक संस्था है, उसके महामंत्री हुआ करते थे। अब उनका बेटा गौरव उसने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ के काम संभाल लिया है। तो उनसे हम लोग बहुत प्रेरित होते थे कि इतने बड़े संपर्क थे, इतना लोग उनको इज्जत देते थे, लेकिन उनको था कि समाज सेवा करनी है। जब उनका देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी थी। तो तो अब उनके घर के लिए भी अजीब स्थिति होती है कि भाई हम अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं, वो पिताजी की इच्छा थी तो वो पूरी करनी चाहिए। तो मुझको लगा कि हाँ यार, ये मेरा शरीर, मैंने तो दुनिया को, समाज को कुछ दिया नहीं, तो तेरा तुझको अर्पण। तो मुझको लगा यार ये मुझको उनसे सीखना चाहिए। तो मैंने अपनी बॉडी जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में डोनेट कर दी कि ये बॉडी अगर मैंने कुछ नहीं किया समाज के लिए तो कम से कम मेरी जो बचा हुआ शरीर है वो काम आ जाए। तो ये तो हम लोग कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो एक इस तरह की सोच भी होती है। तो हमेशा अच्छा सीखने की कोशिश मैं करता हूँ और उसको कायम रखने की कोशिश। और उम्र के पड़ाव में भी होता जा रहा हूँ, मुझे 50 क्रॉस कर चुका हूँ। तो मुझको लगता है कि जीवन में कुछ अच्छे काम कर जाऊँ, अच्छी चीज़ें कर जाऊँ। आपकी जो जिंदादिली है ना, वो आपको 50 का कहीं से महसूस नहीं करती। अभी मैंने हाल में ही आपका एक वीडियो देखा कि आप गाना गा रहे थे, आई एम अ डिस्को डांसर। ये भी बता दूं, हमारे एक मित्र हैं राजीव गुप्ता, उनकी 60वीं बर्थडे थी। साथ में चाय भी पीते जाइए सर। उनकी 60वीं बर्थडे थी, तो उस पे उन्होंने पार्टी रखी थी और कहा था कि 60s और 70s का माहौल रहेगा। तो वो चटक वटक शर्ट भी दिख रही होगी जो मैं अमूमन नहीं पहनता हूँ। तो मेन पर्पस ये है कि आपके पास समय कम है ना, और आप कितना खुश रह सकते हैं और दूसरों को कितना खुशी दे सकते हैं। वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो कहेगा अम्मा जाने दो। धन्यवाद, सीरियसली इट्स वेरी, मतलब कह सकता हूँ कि ये इतना बड़ा लेसन है सोसाइटी के लिए जो आप दे रहे हैं, जिसकी कोई, मैं कह सकता हूँ कि कोई वैल्यू ही नहीं है। अनमोल चीज आप बोल रहे हैं कि अम्मा जाने दो। यानी कि अगर पूरे दिन का स्ट्रेस, ऑफिस वर्क, व्हाट्सएवर, ट्रैफिक जो फेस करता है इंसान, चैलेंजेस फेस करता है, घर पहुंचे अपने गेट के अंदर घुसते हुए कहे कि अम्मा जाने दो, अब मैं अपने घर। हाँ, अगर आप फालतू के तनाव लेके घर पे पहुंचे
और उसको सोचे यार अब इसको घर कहाँ अंदर लेके जाए, इसको यहीं छोड़ो। एक बड़ा मैसेज हो सकता है सर। और अंदर जाइए तो खुशी खुशी जाइए, घर वालों को भी खुश रखिए और खुद भी खुश रहिए। और कोई समस्या तो सबसे डिस्कस करनी चाहिए। आपके दोस्त वो किस लिए हैं? वो केवल आपके संग खुशी शेयर करने के लिए थोड़ी हैं, वो तो आपकी परेशानी भी शेयर करेंगे, है ना। लेकिन जबरदस्ती परेशानी ओढ़ने का मैं बड़ा खिलाफत करता हूं कि जो जबरदस्ती की परेशानियां हैं उसको ओढ़ने में आपको ही तनाव होगा, आपको ही बीमारी होगी, आपको ही बीपी होगा, आपको ही डायबिटीज होगी, और किसी को नहीं होगी। और आप तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। एक चीज हमेशा कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आपके मन का हो तो अच्छा, जब आपके मन का ना हो तो ऊपर वाले की इच्छा। इच्छा से बता दूं सर, एक छोटा सा, मैं भी एक ऑथर हूं, मैंने भी एक पहली पुस्तक अपनी लिखी है, उसका नाम इच्छा है। तो आगे चलिए, आज आपकी बात करेंगे, कभी और मौका मिलेगा आपसे बात करने का तो अपनी भी बात करेंगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जैसा मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो इंसान कहता है कि हमारे जाने दो, उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं जो माफ करना जानता है। तो आपकी जो ये बुक लॉन्चिंग हुई, इसमें बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत शामिल हुई मंच पे, और आदरणीय राजनाथ जी ने बहुत अच्छा आपकी पुस्तक के लिए बोला, और भी बहुत गणमान्य व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे। तो ये आपकी पत्रकारिता का प्रभाव था या आपके सरल स्वभाव का प्रभाव था? नहीं, पत्रकारिता का प्रभाव था, ना सरल स्वभाव की बात है, या उसका भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा रहा होगा। मुझको लगता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे कि हमारे जो पब्लिशर थे उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कुछ एडिटर्स को बुला लेंगे और उनके बीच में हम किताब को लॉन्च करने की जो मेरी इच्छा थी, और मेरी किसी पॉलिटिशियंस को बुलाने की इच्छा थी नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको किसी प्रतिष्ठित आदमी को भी बुलाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा आप नाम सजेस्ट कीजिए। तो उन्होंने एक राजनाथ जी का नाम सजेस्ट किया। अब राजनाथ जी से मेरी 10 साल से मुलाकात ही नहीं थी। मैं कभी, अच्छा मेरी खबर होती जाता हूँ, इतने बड़े आदमी से मिलकर मैं क्या कर लूँगा, उनका समय नष्ट करूँगा, तो इस वजह से मैं कभी मिला नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उनके ऑफिस में मैसेज करवाया और वहाँ से रिप्लाई आया कि नहीं वो आ सकते हैं। और कब आना है? हमने कहा नहीं, जब वो लखनऊ आ रहे हैं तब हम प्लान कर लेंगे। और मेरी खुशनसीबी है कि राजनाथ जी मुझको रिकॉग्नाइज करते थे। उन्होंने मंच पे मुझसे कहा कि नहीं आप मिलते क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं सर, आप लोग की इतनी व्यस्तता रहती है, तो कहने अपने लोगों को मिलते जुलते रहना चाहिए। तो मेन चीज़ है कि उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया, या मुझको सबसे बड़ी खुशी है कि उन्होंने मेरी जर्नलिज्म को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, वो नवल कांजी सिन्हा सहारा वाले, यानी सहारा में तो मैं बहुत 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले काम कर रहा था। उस पत्रकारिता में मैंने जो काम किया, और देश का उस समय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना, तब भी बहुत बड़े नेता थे। जी। तो उस दौर में एक छोटे से रिपोर्टर को अगर कोई नेता इतनी तवज्जो देता है, तो मेरे लिए ये खुशनसीबी कहूँगा। ये तो खैर मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनाथ जी को मैं तब से जानता हूँ जब कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट आई थी, तो वो भी मंत्री थे, बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो भले मैं मिला नहीं, लेकिन मैंने सामने से देखा है, और एक गजब व्यक्तित्व, या मैं कह सकता हूँ अद्भुत आकर्षण उस व्यक्ति में है, या मैं कह सकता हूँ बहुत बड़े व्यक्तित्व है वो। ये देखिए, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व वो नजर आने लगता है। और किसी भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है आप उसके आलोचक हो, अगर एक बड़ी पोजीशन में पहुंचता है तो उसकी भाग्य तो होता ही है, उसकी ढेर सारे वजह होती हैं, और उसमें उसकी मेहनत तो जाहिर सी बात है कि बहुत एक आवश्यक तत्व है। और दिमाग मैं 30 वर्षों से लगभग, मैं मोटा मोटी अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं अपना, तो पिछले 30 वर्षों से मैं राजनाथ जी को देख रहा हूँ, पेपरों में पढ़ रहा हूँ, न्यूज़ चैनल्स में देख रहा हूँ। आज के समय सोशल मीडिया के युग में तो कह सकते हैं ना, मिनट की खबर आपके पास है। तो ही इज़ रियली वेरी, हम लोग सब लखनऊ के, हमारे सांसद हैं हम लोग सब, और लखनऊ को भी कितना बड़ा कॉरिडोर दिया उन्होंने, डिफेंस कॉरिडोर ही नहीं, बहुत जितने भी लखनऊ में काम हुए उन्होंने आगे बढ़ के करवाया। परमानेंट वो नजर रखते हैं इतनी व्यस्तता के बावजूद। तो ये एक बड़े व्यक्तित्व की बड़ी पहचान होती है। साथ ही साथ में आपने एक अपनी पुस्तक के अंदर, मैं आपको आपकी पुस्तक हाथ में ले लूं, ये हमारे नवलकांत सिन्हा जी की पुस्तक है, गुमनाम हिंदू राजा
टिकैत राय। इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं जिसमें मैंने एक दो सवाल आपसे पूछे हैं। इसमें एक चीज़ जो आपने जिक्र की, बड़ा गजब नाम मुझे लगा, जंगलू और मंगलू। हाँ जंगलू और मंगलू। इसका क्या किस्सा है? बड़ा मुझे गजब नाम लगा इसका, थोड़ा सा किस्सा। मंगलू तो सादत अली खां थे और जंगलू उनके भाई थे। तो अब ये मंगलू नाम किसी, आप सोचिए कि मुस्लिम व्यक्ति का नाम मंगलू कैसे हो सकता है। हाँ हाँ। तो ये मंगल को पैदा हुए थे और इनकी माँ जो थी, जो आलिया बेगम कहलाती हैं, जो यहाँ का अलीगंज का हनुमान मंदिर है, ये आलिया बेगम ही ने ये जो इमारत है वो बनवाई थी। तो आलिया बेगम इनका बेसिकली हिंदू महिला थी, क्षत्रिय थी, और छतर कुंवरी उनका असली नाम था। तो वो हनुमान जी की बड़ी भक्त थी और ये जो संतान की प्राप्ति हुई उनको और नवाब साहब को, तो वो मानते थे कि बजरंग बली की कृपा से हुआ है। और मंगल को पैदा हुए थे सादत अली खां रायबरेली के में, तो इनको मंगलू नाम से पुकारती थी। तो ये बेसिक कहानी है। और ये चूंकि सौतेले बेटे हुआ करते थे, जो असली बेटे थे शुजाउद्दौला के, तो वो तो आसिफुद्दौला थे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि कहानी बनती चली गई। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको यह पता होगा कि आलिया बेगम हिंदू थी और छत्री थी। नहीं, लखनऊ के लोग जो हैं, जो पुराने रहने वाले हैं, वो जानते हैं। योगेश प्रवीण जी ने इस पे काफ़ी कुछ लिखा है और उनकी वजह से खबरें भी अखबारों में हर साल किसी न किसी रूप में छपी जाती हैं इसको लेकर के। जो आपने लिखा, असफुद्दौला जो है वो अय्यासियों में बिजी रहता था। हाँ, अब तो देखिए, जो राजा महाराजा थे, इनको ये अय्यासियों के लिए कब वक्त मिलता था? नहीं, राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना, अपनी सेना को मजबूत करना, है ना, और उसको प्रगति के पथ पे ले जाना है। लेकिन आसिफुद्दौला तो सेना तो अंग्रेजों ने संभाल ली थी कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो वो सिक्योरिटी उन्होंने स्वीकार कर, मजबूरी भी थी क्योंकि उस समय अंग्रेज काफ़ी मजबूत हो चुके थे। तो उन्होंने वो तो किया ही किया, उनके पास जितनी अपनी सेना थी उसको ख़त्म भी करते चले गए उन्होंने। मतलब पूरी तरह, थोड़ा उन्होंने कहा तो उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। बाकी पीठ पीछे तैयारी करता है कोई राजा के, नहीं हम फिर से मजबूत होंगे, तो वो उनका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। अब वो कभी हाथी खरीद रहे हैं, है ना, कभी घोड़ा खरीद रहे हैं, कभी कोई दूसरा जानवर, चिड़ियाघर क्रिएट किए चले जा रहे हैं, लेकिन पैसा आपके पास है नहीं। और पैसे की तो ये स्थिति कि आसिफुद्दौला ने आक्रमण करके अपनी माँ के खिलाफ, अपनी दादी के खिलाफ अंग्रेजों से मिल करके जाके उनसे पैसा जबरदस्ती ले के आए, है ना। तो ये तो बताता है कि पैसा उनके पास इतना था नहीं। तब फिर ये कहाँ से आया कि जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तो पैसा बहुत ज़्यादा था नहीं। यही मेरा अगला प्रश्न भी था आपसे कि हमारे लखनऊ में चर्चाएं चलती रहती हैं, जिसको ना दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। तो ये कहाँ से फिर आया? ये देखिए, हर दौर में जो राजाओं की प्रशस्ति गान करने वाले लोग रहते हैं, तो ये कहानी वहीं से निकली हुई है। तो यानी ये कहानी जो है वो असली नहीं है? नहीं, बिल्कुल असली, मतलब इतिहास तो ही बता रहा है कि ये असली कहानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का काफ़ी उन पर कर्जा था और अंग्रेज लगातार दबाव बनाते। जब टिकैत राय भी वजीर हो गए थे आसिफुद्दौला के, तो इन पर भी दबाव बनाया जाता था कि भाई वो जो पेमेंट है, बाकी जो पैसा आना है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर जिसके पास खुद कर्जे पर लदा हुआ हो, इतना अपनी पुस्तक में लिखा है, आसिफुद्दौला किस्मत के धनी थे जिन्हें टिकैत राय जैसा प्रधानमंत्री मिला हुआ था। हाँ, ये आपके जो पिछला सवाल था ना कि मैंने पूछा ना राजा का क्या काम होता है, तो अब टिकैत राय के आने के बाद जो कमाई के जरिए होते हैं, रेवेन्यू जो होता है, उस पे टिकैत राय ने काफ़ी अच्छा काम किया। क्योंकि टिकैत राय से पहले एक हैदर बेग जो थे वजीर थे, हैदर बेग बेसिकली बहुत अय्याश टाइप का आदमी था। और आप सोचिए ना कि जब अकाल पड़ा था
तो उस अकाल में लोगों को मदद करना चाहिए था। तो उस समय हैदर बेग जो है वो क्या कर रहा था, वो क्या ये कर रहा था कि लोग इतने परेशान हो गए थे, इतने गरीब हो गए थे कि अपनी बेटियां तक बेचने को मजबूर हो रहे थे। और इसने अपने आदमियों को लगा दिया था कि जहाँ जहाँ खूबसूरत लड़की हो उसको खरीद लो, क्योंकि वो अपने हरम को सबसे बड़ा करना चाह रहा था। तो इस सोच का व्यक्ति था, तो उसको काम से उतना लेना देना नहीं था। लेकिन राजा टिकैत राय ने आके वो एक्सपर्ट भी थे जो राजस्व होता ग्रेट सर, बहुत सारी बातें आपने अपनी पुस्तक में लिखी हैं। मैं आपके श्रोताओं को और सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि ये बुक जरूर पढ़ें। एक इसमें बड़ा अच्छा शेर आपने लिखा है, हम इश्क के बंदे हैं मजहब से नहीं वाकिफ, गर काबा हुआ तो क्या बुतखाना हुआ तो क्या। तो क्या है, ये निश्चित तौर पे अद्भुत पुस्तक है और नवलकांत जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं कहूँगा कि आप भविष्य में भी ऐसी किताबें लिखते रहिए जिससे लोग इतिहास को भी जानें और हमारी विरासत को भी संजो के रखें। आपकी जो चेतना है और आपका जो विचारों की जो क्रांति है वो निश्चित तौर पे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी। थैंक यू सो मच सर। तो धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू।